कहानी का आगाज टेत्सुओ नामी एक शख्स से होता है जो अपने ऑफिस में काम करता है और मिस्टीरियस नॉवेल्स को बहुत शौक से पढ़ता है। उसकी जिंदगी, उसकी नौकरी और अपनी बेटी रिका के गिर्द ही घूमती है जो कॉलेज जाती है और एक अलहदा अपार्टमेंट में रहती है। एक दिन टेत्सुओ को बहुत हैरानी होती है जब रिका अपना मास्क हटा के उसे अपना चेहरा दिखाती है जो नीलों से भरा हुआ था। रिका बताती है कि ये जख्म गिरने की वजह से आए हैं, लेकिन टेत्सुओ जो कि पहले ही मिस्टीरियस नॉवेल्स का शौकीन था, शक में पड़ जाता है कि उसकी बेटी उससे झूठ बोल रही है। रिका से वो पूछता है कि वो कितनी बार गिरी है और दिल ही दिल में सोचता है कि कहीं रिका का बॉयफ्रेंड ही तो नहीं उसे मार रहा। लेकिन टेत्सुओ के बार बार सवाल करने पर रिका नाराज हो जाती है और चली जाती है। इससे टेत्सुओ को गिल्ट महसूस होता है कि शायद उसने फजूल में ही वहम पाल लिया और अब उसने अपनी बेटी को भी नाराज कर दिया। अपनी बेटी के अपार्टमेंट जाने का फैसला करता है क्योंकि वो एक बाप होने के नाते ये जानना चाहता था कि रिका सेफ है या नहीं। इधर एक लड़का जिसका नाम नोबोटो था अपार्टमेंट से निकलता है और अपने दोस्तों से बात करता है। उसके बाल ब्लॉन्ड थे। वो बहुत लापरवाही से कहता है कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड को मारा है क्योंकि वो उसे कुछ खास पसंद नहीं करता। उसके दोस्त उससे उसकी गर्लफ्रेंड का नाम पूछते हैं। तब टेत्सुओ को ये सुन के हैरत का झटका लगता है जब वो अपनी गर्लफ्रेंड का नाम रिका बताता है। ये सुनकर टेत्सुओ को यकीन हो जाता है कि रिका झूठ बोल रही थी और दरअसल नोबोटो ने ही उसे मारा था। वो नोबोटो का पीछा करने की कोशिश करता है, लेकिन नोबोटो का एक साथी उसे रोक लेता है क्योंकि उसे टेत्सुओ पे शक हो गया था। उसे एक गली में ले जाके मारता है और उसके कपड़े भी उतरवाता है। उसकी वीडियो बनाता है और उसके आईडी कार्ड की तस्वीर भी खींचता है ताकि टेत्सुओ उनके खिलाफ कुछ भी ना बोल सके। टेत्सुओ को अंदाजा हो गया था कि नोबोटो एक खतरनाक क्रिमिनल ग्रुप याकुजा का मेंबर है। उसी रात टेत्सुओ एक इंटरनेट कैफे जाता है और अपनी बीवी कैसन को बताता है कि वो हॉस्पिटल में है क्योंकि उसका एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। उसे तसल्ली देता है और कहता है कि सब ठीक है। वो रिका के बारे में भी अपनी बीवी को बताता है कि वो भी ठीक है, लेकिन दिल ही दिल में वो ये सोच रहा था कि वो अपनी बीवी को सारी हकीकत बता दे या नहीं, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी। अगले दिन टेत्सुओ अपनी बेटी के अपार्टमेंट में दोबारा जाता है। रास्ते में वो म्यूजिक सुनने लगता है जो उसकी बेटी ने 18 साल की उम्र में उसे एक कैसेट में रिकॉर्ड करके दिया था। रिका ने तब कहा था कि शायद वो ये सॉन्ग दोबारा कभी भी ना गाए, इसीलिए वो सॉन्ग टेत्सुओ का फेवरेट था। अब टेत्सुओ अपार्टमेंट में एंटर होता है क्योंकि उसके पास एक एक्स्ट्रा चाबी थी। अंदर सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन फिर वो वाइन के 2 ग्लास, 2 टूथब्रश और सिगरेट का पैकेट देखता है, जिससे उसे पता चलता है कि जरूर कोई उसकी बेटी के साथ इस अपार्टमेंट को शेयर करता है। अचानक तभी कोई दरवाजा खोलने की कोशिश करता है और टेत्सुओ फौरन से छुप जाता है। अंदर आने वाला नोबोटो था। नोबोटो फोन पर अपने सबऑर्डिनेट कोबो से बात कर रहा था। वो बताता है कि वो रिका से जल्द ही पैसे बटोर लेगा और फिर उसे छोड़ देगा। ये उसका पुराना तरीका है। वो ऐसे ही लड़कियों को प्यार के झांसे में फंसाकर उनसे पैसे निकालता है। अब उसका नया निशाना रिका होगी क्योंकि रिका की मां ने उसे बताया था कि उसके दादा दादी ने उसके लिए बहुत सारा पैसा छोड़ा है। कोबो नोबोटो को बताता है कि कोई उसका पीछा कर रहा था। दरअसल उसका इशारा टेत्सुओ की तरफ था। ये सुन के नोबोटो गुस्से में आ जाता है क्योंकि उसे लगता है कि रिका ने अपने बाप को सभी कुछ बता दिया है। टेत्सुओ जो अलमारी में छुपा हुआ होता है सब कुछ सुन लेता है, मगर तभी टेत्सुओ का फोन गिर जाता है और उस आवाज से नोबोटो को शक होता है कि अलमारी में कोई है। ये देखकर टेत्सुओ फौरन रिका के फोन पर कॉल करता है जो इत्तेफाक से वहीं रखा था। नोबोटो फोन उठाता है और टेत्सुओ को धमकी देता है, लेकिन टेत्सुओ खामोश था। उसका मकसद सिर्फ नोबोटो का ध्यान अलमारी पर से हटाना था। नोबोटो को देखकर टेत्सुओ समझ गया था कि वो उसे हरा नहीं सकता, इसलिए उसे एक आइडिया आता है। वो रिका के मोबाइल पे मैसेज करता है कि अलमारी में नोबोटो के लिए सरप्राइज है। जब नोबोटो अलमारी खोलने आता है तो टेत्सुओ मौके का फायदा उठाकर उस पे हमला कर देता है और उन दोनों की फाइट के दौरान नोबोटो मारा जाता है। दरअसल नोबोटो आम शख्स नहीं था, वो टोक्यो के याकुजा बॉस माटोरी का बेटा था। इधर नोबोटो के सबऑर्डिनेट्स क्यूची और कोबो नीचे गाड़ी में इंतजार कर रहे थे, लेकिन नोबोटो वापस नहीं आता। कोबो को शक होता है। वो क्यूची से कहता है कि वो अंदर जाकर नोबोटो को देखे। तभी केसिन भी अपनी बेटी के अपार्टमेंट पहुंचती है और अपने शौहर टेत्सुओ को एक लाश के साथ देख के हैरान रह जाती है। टेत्सुओ सब कुछ उसे बताता है कि ये रिका का बॉयफ्रेंड था जो हमारी बेटी को नुकसान पहुंचाना चाहता था। केसिन पूछती है कि क्या ये तुमने अपने डिफेंस में किया और क्या हम इसे प्रूफ के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। टेत्सुओ कहता है शायद, लेकिन उसे फिक्र होती है कि उसकी तस्वीरें तो उन लोगों के पास हैं और वो आसानी से उसे छोड़ेंगे नहीं। केसिन टेत्सुओ को तसल्ली देती है और कहती है कि वो उसके साथ है। वो फैसला करती है कि वो मिलकर इस मसले का हल निकालेंगे। वो टेत्सुओ से कहती है कि रिका के आने से पहले जगह को साफ कर दो। दरवाजे के बाहर क्यूची खड़ा केसिन की आवाज सुन रहा था। वो सोचता है कि शायद ये रिका की माँ है। थोड़ी देर बाद रिका भी घर वापस आ जाती है और अपने पेरेंट्स
पेरेंट्स को देख के हैरान होती है। दरअसल रीका को नोबुटो से सच्ची मोहब्बत थी। हालांकि वो जानती थी कि वो जालिम है। उसका ख्याल था कि उस जैसा हैंडसम शख्स शायद एक दिन बदल जाएगा। केसन और रीका के जाने के बाद क्यूची अपार्टमेंट में दाखिल होता है ताकि देख सके कि नोबुटो कहाँ है। दरवाजे के हैंडल से उसे शक होता है कि कोई और भी यहाँ था। अंदर जाकर वो पूरे अपार्टमेंट की तलाशी देता है। कुछ दिन बाद कोबो की मुलाकात नोबुटो के फादर माटूरी से होती है। वो देखता है कि माटूरी किस तरह आसानी से लोगों को मैनिपुलेट करने में महारत रखता है। माटूरी पुलिस को भी चकमा देता है। माटूरी कोबो से पूछता है कि क्या वो उसके लिए किसी को भी मार सकता है। कोबो बोलता है कि हाँ बिल्कुल। माटूरी उसे बताता है कि मुझे कुछ पुराने हिसाब चुकाने हैं जिन्होंने मुझे गुस्सा दिलाया था। उसका पुराना बॉस जो हर वक्त उसे बातें सुनाता रहता, नोबुटो के टीचर्स जिन्होंने उसे पनिश किया था और उसकी बीवी जो उसे छोड़ गई थी। दरअसल वो खुद को एक नाकाम फादर समझता है और बदले की आग उसके दिल में अब भी जल रही थी। जब माटूरी को पता चलता है कि उसका बेटा गायब हो चुका है तो वो पहले से कहीं ज्यादा भड़क उठता है। नोबुटो उसका इकलौता बेटा था और वो शख्स को माफ नहीं करने वाला था जिसने उसको नुकसान पहुंचाया था। इसलिए वो कोबो से बोलता है कि जो कोई भी नोबुटो के गायब होने के पीछे है उसे हर हाल में ढूंढो। दूसरी तरफ क्यूची दोबारा रीका के अपार्टमेंट जाता है और देखता है कि वहाँ अब भी कोई मौजूद है। हैरत की बात ये थी कि वो शख्स टेत्सुओ था जो चालाकी से खुद को सुजुकी नामी सफाई वाले के रूप में बदल चुका था। क्यूची ने खुद को रीका का दोस्त बताया और कहा कि उसके पास अपार्टमेंट की एक एक्स्ट्रा चाबी है और वो अपने दोस्त का गुम हुआ फोन तलाश करने आया है। वो नोबुटो को कॉल करने लगता है इस उम्मीद पर कि शायद वो फोन उठा ले, लेकिन ऐसा नहीं होता। कोबो अब नोबुटो के गायब होने पे उलझता जा रहा था। वो क्यूची को ऑर्डर करता है कि हर हाल में रीका पर नजर रखो और अगर नोबुटो जल्द ही वापस ना आए तो हमें रीका को किडनैप करके उससे इन्वेस्टिगेट करना होगा। इधर टेत्सुओ ने नोबुटो का फोन मुकम्मल तौर पे तबाह कर दिया था ताकि कोई भी उससे कांटेक्ट ना कर सके। टेत्सुओ खुद को हिम्मत देने लगता है कि डरने की कोई बात नहीं, ये सब उसी ने तो शुरू किया था, इसलिए इसका एंड भी वही करेगा। कुछ ही देर बाद कैसिन अपार्टमेंट वापस आती है। वो टेत्सुओ की बताई तमाम चीजें साथ लाती है, मगर एक चीज वो लाना भूल गई थी। टेत्सुओ से थैंक्स बोलता है और अपने प्लानिंग बताता है कि वो नोबुटो की बॉडी को बाथ टब में पकाने के लिए रखेगा ताकि उसका जिस्म सुकड़ जाए जैसे गोश्त पकाने पर होता है। ये सब कुछ बहुत टेरेबल था, मगर कैसिन अपने शौहर का साथ देने का फैसला करती है। टेत्सुओ से बताता है कि तुम घर वापस चली जाओ और हमारी बेटी के लिए मजे का खाना बनाओ। इसके बाद टेत्सुओ नोबुटो की बॉडी को पकाने की कोशिश करता है, लेकिन तब उसे मालूम होता है कि रीका के अपार्टमेंट में प्लास्टिक का बाथ टब है जो गर्म पानी से खराब हो जाएगा। इस मसले के हल के लिए टेत्सुओ कार्डबोर्ड की मदद से एक इंसुलेटर तैयार करता है और टिन फॉइल को उसके ऊपर बिछा देता है। इस सब को वो एल्युमिनियम टेप से कवर करता है ताकि पानी कार्डबोर्ड तक ना पहुंचे। टेत्सुओ को पूरी उम्मीद थी कि इस तरीके से टब को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा और कोई स्मेल भी नहीं पैदा होगी। अब वो नोबुटो की बॉडी को पकाता है इतना कि उसका जिस्म सुकड़ जाता है। अब एक दरमियाने साइज के सूटकेस में भी वो पूरा आ जाता है। उस सूटकेस को देखकर कोई भी यकीन नहीं कर पाता कि एक एडल्ट इंसान उसमें पूरा आ सकता है। घर जाकर टेत्सुओ रीका को बताता है कि उसका अपार्टमेंट तो काफी गंदा है, उसे अक्सर सफाई की जरूरत पड़ेगी। वो रीका से बोलता है कि तुम क्यों नहीं घर से ही कॉलेज चली जाती। तब रीका उसे एक जादुई ट्रिक दिखाती है। फिर वो एक हॉरर मूवी देखने लगती है। टेत्सुओ पीछे से अपनी बेटी को देखता है और महसूस करता है कि वो कितनी बड़ी हो गई है। वो दुआ करता है कि उन तीनों की जिंदगी ऐसे ही पुरसुकून रहे और कोई भी उनमें से गायब ना हो। अगले दिन कैसिन टेत्सुओ को बताती है कि उनके घर के करीब एक स्ट्रेंज गाड़ी खड़ी है। टेत्सुओ को शक होता है कि नोबुटो के साथ ही उस पर नजर रखे हुए हैं। वो गाड़ी रात से वहीं थी। टेत्सुओ बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करता है, सूटकेस को गाड़ी की डिग्गी में रखता है और कैसिन से बोलता है कि अगर वो गाड़ी उसका पीछा करे तो कैसिन उसे मैसेज कर दे। मगर जैसे ही टेत्सुओ गाड़ी चलाने लगता है उसे महसूस होता है कि उसका पीछा तो कोई भी नहीं कर रहा। रास्ते में वो एक शॉप पे रुकता है ताकि कुछ जरूरी सामान खरीद सके, मगर इस सब के दौरान उसे सिर्फ एक बात का डर था कि सूटकेस के पास कोई पहुंच ना जाए। अचानक एक याकुजा मेंबर उसका पीछा शुरू कर देता है। खुशकिस्मती से टेत्सुओ को पहले ही इस बात का एहसास हो जाता है। याकुजा मेंबर क्यूची को इन्फॉर्म करता है। तब वो सभी वहाँ पहुंचकर सूटकेस को चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उसमें तो सिर्फ कपड़े हैं, जिसे टेत्सुओ किसी बिजनेस ट्रिप पे जा रहा हो। लेकिन क्यूची को अब भी टेत्सुओ पे शक था। वो अपने आदमियों से बोलता है कि तुम लोग टेत्सुओ पे नजर रखना। जब टेत्सुओ शॉपिंग करके वापस आता है तो उसे शदीद परेशानी होती है क्योंकि उसका सूटकेस खुला हुआ था। उसने सूटकेस के अंदर एक कपड़ा निशाने के तौर पे रखा था जो कि अब अपनी जगह पे नहीं था। इसका मतलब था कि कोई तो वहाँ आया था। घर वापस जाकर टेत्सुओ सोचता है कि हो सकता है कि सूटकेस में कोई डिवाइस लगाई गई हो, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो नोबुटो की लाश को घर के अंदर ही कहीं ठिकाने लगाएगा। वो कोई केमिकल लाया था जिससे मुख्तलिफ किस्म के माइक्रोब्स मौजूद थे। वो उस केमिकल को मिट्टी में मिक्स करता है ताकि ये सड़ने का अमल शुरू कर सके। टेत्सुओ बताता है कि अगर 10 ग्राम केमिकल 1 किलो इंसानी गोश्त पर डाला जाए तो लाश एक दिन में काफी हद तक गल जाएगी। ये सुनकर कैसिन टेत्सुओ की रिसर्च पे हैरान होती है। तभी अचानक वहाँ रीका आ जाती है जो अपने पेरेंट्स को देखती है तो
उसे लगता है कि शायद उसके पेरेंट्स सब्जियां उगाने की तैयारी कर रहे हैं। वो भी अपने पेरेंट्स का साथ देना चाहती थी, लेकिन पहले वो नाश्ता करने के लिए चली जाती है। ये देखकर टेत्सुओ और कैसिन को सुख का सांस आता है। घर के बाहर क्यूची और उसके साथी अब भी मौजूद थे। वो देखते हैं कि रीका और उसके पेरेंट्स अपने गार्डन में मौजूद हैं। तभी क्यूची वहाँ सिंगू नामी अपने साथी को भेजता है। सिंगू एक हाउसिंग सर्वे वाला बन के आता है और बोलता है कि वो 10,000 येन वाले सर्वे के लिए आया है। जब सिंगू उनसे बात करता है तो क्यूची चुपके से घर के पिछले दरवाजे से अंदर घुस जाता है और कोशिश करता है कि नोबुटो के बारे में उसे कोई सुराग मिल सके। अब सिंगू अपनी बात मुकम्मल करके वापस चला जाता है। टेत्सुओ और कैसिन को उस पर शक हो जाता है कि वो एक स्पाई था। टेत्सुओ को याद आता है कि घर खाली है, लेकिन पौधे और बाकी सभी चीजें अपनी जगह पे मौजूद थी। हैरानगी की बात ये थी कि क्यूची अलमारी के पीछे छुपा हुआ था और सोच रहा था कि टेत्सुओ और कैसिन इस कमरे में इतनी जल्दी क्यों आए और पौधों के बारे में क्यों बात करने लगे। अगले दिन कैसिन सफाई करते हुए देखती है कि मेज अपनी जगह से हिला हुआ है और एक स्ट्रेंज सा पावर आउटलेट भी मौजूद है। जब उसे खोलते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उसमें तो एक हियरिंग डिवाइस लगी है ताकि कोई उनकी बातें सुन सके। टेत्सुओ को यकीन था कि घर में और भी डिवाइसेस लगी होंगी। अब रात को टेत्सुओ कैसिन एक प्लान बनाते हैं। वो ऐसे बात करते हैं जैसे टेत्सुओ को कुछ भी नहीं मालूम। नोबुटो के गायब होने के बारे में कैसिन बोलती है कि उसे भी कुछ नहीं पता, मगर रीका तो बहुत परेशान है। कैसिन कहती है कि शायद वो तो किसी स्टॉकर से निपट रहा होगा, क्योंकि उसने रीका के पीछे किसी स्ट्रेंज आदमी को देखा था। हालांकि हकीकत में ऐसा कोई आदमी नहीं था। ये सब टेत्सुओ की बनाई हुई कहानी थी ताकि वो उन लोगों को यकीन दिला सके कि वो नोबुटो के बारे में कुछ भी नहीं जानते। वो कहते हैं कि हमारे घर में भला ये डिवाइसेस किसने लगाई और हमारे घर के बाहर वो गाड़ी भी खड़ी थी। हम जल्द ही पुलिस को इस सब के बारे में बता देंगे। ये सुनकर क्यूची घबरा जाता है। उसे लगता है कि शायद वो अब पकड़ा जाएगा, इसलिए वो खुद को बचाने के लिए पीछे हटने का फैसला करता है। ये सब देखकर कैसिन को यकीन ही नहीं होता कि टेत्सुओ ऐसी कहानियां खुद से बना सकता है। टेत्सुओ से याद दिलाता है कि वो हमेशा से ही मिस्टीरियस नॉवेल्स पढ़ने का दीवाना था, इसलिए सारी सिचुएशन में उसे ऐसे आइडियाज आ रहे हैं। टेत्सुओ बोलता है कि अगर उसने वो कहानियां ना पढ़ी होती तो आज वो बिल्कुल बेबस होता। ये सुनकर कैसिन टेत्सुओ को तसल्ली देती है कि वो हमेशा उसका साथ देगी, क्योंकि वो भी अपने घर के किसी मेंबर को खोना नहीं चाहती, बिल्कुल वैसे ही जैसे टेत्सुओ भी नहीं चाहता। टेत्सुओ ये सब सुनकर जज्बाती हो जाता है। उसे अपनी बीवी को खतरे में डालने का एहसास भी था, लेकिन वो इस बात पे दिल ही दिल में काफी अच्छा महसूस करता है कि उसकी बीवी उसे बहुत अच्छे से समझती है और हर हाल में उसका साथ देती है। वो दोनों जानते थे कि जिस रास्ते पर वो चल पड़े हैं वो तबाही की तरफ जाता है। वो उस कत्ल को छुपाने में कामयाब तो हो गए थे, मगर उस कत्ल का बोझ वो अब सारी जिंदगी उठाएंगे। उसी रात टेत्सुओ काम से वापसी पर फैसला करता है कि वो रीका के अपार्टमेंट में वापस जाएगा ताकि सारे सबूतों को मिटा सके। अब जब टेत्सुओ वहाँ जाता है तो बाहर क्यूची भी उसका पीछा कर रहा था। वो कोबो को बताता है कि टेत्सुओ अपार्टमेंट के अंदर है और पुलिस बाहर मौजूद है, जिसकी वजह से वो अंदर नहीं जा सकता। टेत्सुओ को अंदर गए हुए 1 घंटे से ज्यादा गुजर चुका था और वो अभी तक बाहर नहीं आया था। क्यूची सोचने लगता है कि टेत्सुओ अंदर क्या कर रहा होगा। क्यूची को ये सब देख कर यकीन हो गया था कि टेत्सुओ और कैसिन की उस दिन सुनाई गई कहानी झूठ थी, क्योंकि उसी दिन क्यूची ने रीका के कॉलेज जाके जब उसके दोस्तों के जरिए रीका से पूछा कि क्या कोई उसका पीछा कर रहा था, तब रीका ने सबको बताया कि उसे तो ऐसा कभी भी महसूस नहीं हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा हो। अब घर आकर रीका ने अपनी माँ को भी यही बात बताई कि उसके दोस्त अचानक से उससे पूछने लगे कि कौन सा आदमी उसका पीछा कर रहा था, हालांकि उसे ऐसा महसूस ही नहीं हुआ था। इस सुनकर कैसिन भी हैरान रह जाती है, क्योंकि उस स्टॉकर वाली कहानी को तो उन्होंने खुद बनाया था ताकि वो क्यूची और कोबो को धोखा दे सके। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो लोग यूनिवर्सिटी में जाकर रीका के दोस्तों से ये सारे सवाल करेंगे। इधर क्यूची और उसका साथी टेत्सुओ को पकड़ने की प्लानिंग करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद टेत्सुओ को पकड़ लिया जाता है। उसके सर को ढांपते हैं और उसके हाथ भी बांध देते हैं। क्यूची उसके सामने नहीं आता और सिर्फ इतना कहता है कि वो जानता है कि पिछली रात टेत्सुओ और कैसिन ने वो कहानी खुद से घड़ी थी। क्यूची बोलता है कि उसने खुद रीका के दोस्तों से यूनिवर्सिटी में जाके पूछा था और वो जान चुका है कि स्टॉकर वाली कहानी झूठी थी। इसके बाद वो टेत्सुओ को मारना शुरू कर देते हैं और बोलते हैं कि सच बताओ वरना अंजाम बुरा होगा। टेत्सुओ वो मार बर्दाश्त नहीं कर पाता, तब वो सच बताने का फैसला करता है, लेकिन फिर एक और झूठी कहानी घड़ लेता है। इस बार वो बताता है कि स्टॉकर को सबसे पहले कैसिन ने देखा था। रीका को उसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम। टेत्सुओ बोलता है कि सब पिछले नवंबर में शुरू हुआ, जब उसकी बीवी ने उसे बताया कि कोई स्ट्रेंज बंदा रीका का पीछा कर रहा था। तब टेत्सुओ ने अपनी बेटी को कुछ भी न बताने का फैसला किया, क्योंकि वो अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रही थी। इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक स्पाई सुजुकी को हायर करेंगे ताकि वो सच को जान सके। ये सुनकर क्यूची को याद आता है कि वो सुजुकी से रीका के अपार्टमेंट में पहले ही मिल चुका है। तभी क्यूची को माटोरी की कॉल आती है। माटोरी ने कोबो से सुना था कि उसके बेटे को अब क्यूची ढूंढेगा। माटोरी बोलता है कि वो अपने काम पर सही से फोकस नहीं कर पा रहा, क्योंकि नोबुटो उसका एक ही बेटा था। अगर वो ना मिला तो माटोरी जिंदगी जीने की ख्वाहिश ही खो देगा। क्यूची घबरा जाता है। उसे एहसास होता है कि अगर नोबुटो ना
मिला तो उनका सारा गैंग तबाह हो सकता है। वो माटोरी को यकीन दिलाता है कि वो अपनी पूरी ताकत लगा देगा नबोटो को ढूंढने में। दूसरी तरफ रिका भी नबोटो को याद कर रही थी क्योंकि वो काफी दिनों से उससे मिली नहीं थी। इधर टेत्सुओ को एक ऊंची जगह पे ले जाया जाता है। उसे ऐसा लगता है कि शायद जमीन हिल रही है या शायद वो किसी बिल्डिंग की छत पे है, लेकिन असल में ऐसा ही था। उसे एहसास होता है कि अगर उसने कोई गलती की तो उसे धिक्का दे दिया जाएगा। क्यूची एक बार उससे फिर से सवाल पूछता है कि नबोटो कहाँ है। टेत्सुओ कुछ भी नहीं बोलता, जिस पर उसे धिक्का दे के नीचे गिराया जाता है। लेकिन तब उसे पता चलता है कि उसे तो एक रस्सी के साथ बांधा गया था। अब दोबारा से उसे मारा जाता है और पूछा जाता है कि जब नबोटो रिका के अपार्टमेंट में एंटर हुआ तो फिर क्या हुआ। टेत्सुओ बार बार कहता है कि उसे कुछ नहीं मालूम, बस सुजुकी ने रिका के अपार्टमेंट से मैसेज भेजा था कि नबोटो अचानक नाराज होकर चला गया। असल में टेत्सुओ ने एक और कहानी घड़ ली थी। वो कहता है कि सुजुकी ने उसे कांटेक्ट के लिए सिर्फ अपना ईमेल एड्रेस दिया था और कहा था कि सभी मैसेजेस को साथ साथ डिलीट करते जाना। ये सुनकर क्यूची को मजीद गुस्सा आ जाता है और वो टेत्सुओ को मारता है। वो कहता है कि अब वो कैसिन से भी यही सब सवाल करेगा। वो बोलता है कि अगर कैसिन के सारे जवाब टेत्सुओ से मैच ना किए तो वो रिका को भी पकड़ लेंगे, जिस पर टेत्सुओ उन्हें ऐसा करने से मना करता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि इस सब में उसकी बेटी को इन्वॉल्व किया जाए। अब क्यूची अपने बंदे को कॉल करता है जिसने कैसिन को रस्सी से बांधा हुआ था। अब वो कैसिन से भी वही सवाल पूछते हैं जो उन्होंने टेत्सुओ से पूछा था। हैरानी की बात ये थी कि कैसिन भी वही कहानी सुनाती है जो टेत्सुओ ने सुनाई थी। वो बताती है कि पिछले साल नवंबर में एक शख्स रिका का पीछा कर रहा था, मगर उस सब के बारे में रिका को नहीं बताना चाहते थे। इसलिए उन्होंने एक स्पाई सुजुकी से बात की और इस सब के बारे में पता चलाने को बोला। दरअसल टेत्सुओ ने कैसिन से वो नकली कहानी याद रखने को कहा था जो उसने एक दिन पहले ही बनाई थी, क्योंकि उसे पहले ही एहसास हो गया था कि नबोटो के बंदे उन दोनों को पकड़कर उनसे सवाल जरूर पूछेंगे। क्यूची कैसिन से पूछता है कि वो नबोटो के बारे में क्या जानती है। अब इस बात पे कैसिन कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि उसके शौहर ने उसे सवाल का जवाब नहीं सिखाया था। लेकिन फिर वो घबराते हुए कुछ ना जानने का बहाना करती है और बात को किसी और तरफ मोड़ देती है, जिससे क्यूची और बाकी मेंबर्स को गुस्सा आ जाता है। वो क्यूची को इन्फॉर्म करते हैं कि वो यहाँ से जा रहे हैं क्योंकि कैसिन को कुछ भी नहीं पता। थोड़ी देर बाद कोबो क्यूची से बोलता है कि उन्हें नबोटो अभी तक नहीं मिला। अब कोबो ये काम अपने दूसरे आदमी को देने का फैसला करता है। क्यूची को अपनी नाकामी पे गुस्सा आ रहा था। फिर वो टेत्सुओ के सर पर से मास्क हटाता है और टेत्सुओ को एहसास होता है कि क्यूची तो वो आदमी था जो पिछले दिन रिका का दोस्त बन के आया था। क्यूची टेत्सुओ को यकीन दिलाता है कि कैसिन महफूज है, लेकिन वो टेत्सुओ को मारना चाहता है क्योंकि उसे लग रहा था कि टेत्सुओ ने ही नबोटो को मारा है और उसकी लाश समुद्र में फेंक दी है। क्यूची अपनी नाइफ बाहर निकालता है तो टेत्सुओ ना चाहते हुए उसके सामने एक ऑप्शन रख देता है कि वो दोनों नबोटो को मिलकर तलाश करेंगे। दरअसल टेत्सुओ के पास खुद को बचाने के लिए इसके अलावा और कोई हल नहीं था। टेत्सुओ इतना ज्यादा जख्मी था कि उसे 3 दिन हॉस्पिटल में रुकना पड़ा। इसके बाद वो अपनी बीवी से मिलता है और बताता है कि उनकी प्लानिंग कामयाब रही और वो शायद अब याकुजा ग्रुप के शक से बाहर है। हकीकत में टेत्सुओ ने झूठ बोला था क्योंकि वो अब भी इस गंदगी में और ज्यादा इन्वॉल्व हो चुका था, लेकिन वो अपनी बीवी को इस खतरनाक मसले में इन्वॉल्व नहीं करना चाहता था और अकेला ही उसका सामना करना चाहता था। उसी शाम क्यूची टेत्सुओ को बुलाता है ताकि वो जान सके कि उसने नबोटो को ढूंढने के लिए क्या प्लान बनाया। उससे पूछता है कि तुम उस दिन नबोटो का पीछा क्यों कर रहे थे। टेत्सुओ बताता है कि उसने उस दिन अपनी बेटी के चेहरे पर निशान देखे थे। उसे फिक्र होने लगी थी कि उसके साथ ऐसा क्या हुआ। यही देखने के लिए वो उसके अपार्टमेंट गया। वहाँ उसने किसी को रिका का नाम लेते हुए सुना और फिर वो नबोटो का पीछा करने लगा। इसके बाद क्यूची टेत्सुओ को लेके एक क्लब जाता है जहाँ पर आखिरी बार नबोटो दिखा था। वहाँ उन्हें एक लड़की मिलती है जिसका नाम हिबिकी था और वो नबोटो की गर्लफ्रेंड थी। टेत्सुओ को ये जान के बहुत गुस्सा आता है कि नबोटो रिका के साथ उसे भी डेट कर रहा था। हिबिकी बताती है कि नबोटो हकीकत में बहुत बुरा इंसान था, फिर भी वो उससे मोहब्बत करती थी और रिका एक नॉन अट्रैक्टिव लड़की थी जिसको बिल्कुल भी नहीं पता था कि नबोटो को कैसे संभालना है। ये सुनकर टेत्सुओ को नबोटो पे और गुस्सा आता है और वो सोचता है कि उसने अच्छा ही किया नबोटो जैसे इंसान को मारकर। बाद में टेत्सुओ को मैसेज आता है कि वो वापस आए। दरअसल वो वहाँ से थोड़ी देर के लिए रेस्ट रूम गया था, लेकिन जब वो वापस आता है तो वहाँ पर सिर्फ हिबिकी मौजूद थी। दरअसल क्यूची छुप के सुनने वाली डिवाइस के जरिए उनकी बातें मॉनिटर करने की कोशिश कर रहा था, जबकि टेत्सुओ हिबिकी से पूछता है कि वो नबोटो को ढूंढने में याकुजा मेंबर्स की मदद क्यों कर रहा है। टेत्सुओ बताता है कि उसने ये सभी कुछ अपनी बेटी को बचाने के लिए किया क्योंकि ये सभी उसे भी तंग कर सकते हैं। इसके बाद वो एक और कहानी घड़ता है। वो बोलता है कि शायद याकुजा मेंबर्स नबोटो के साथ धोखा कर चुके हों और हकीकत को छुपाने की कोशिश कर रहे हों। वो कहता है कि शायद नबोटो जिंदा हो और छुप रहा हो। वो हिबिकी से बोलता है कि वो नबोटो के बारे में जो भी पता है उसे बताए ताकि उसे ढूंढा जा सके। वो वादा करता है कि वो ये बात किसी को भी नहीं बताएगा। हिबिकी बोलती है कि नबोटो वाकई में एक मुश्किल इंसान था, लेकिन उसे उम्मीद है कि उसे जल्द ही ढूंढ लिया जाएगा। फिर वो टेत्सुओ को बताती है कि नबोटो ने उसे कुछ साल पहले बताया था कि वो एक गाड़ी को लूटकर पहले ही याकुजा मेंबर्स को धोखा दे चुका है।
ये सुनकर टेत्सुओ शॉक्ड हो जाता है क्योंकि नोबुतो ने अपने ही साथियों को धोखा दिया था। मगर खुशकिस्मती से क्यूची की सुनने वाली डिवाइस खराब हो जाती है, इसलिए वो उनकी बातें नहीं सुन पाता। हिबिकी नोबुतो के सोशल मीडिया अकाउंट्स के बारे में भी टेत्सुओ को बताती है। टेत्सुओ अकाउंट के नाम को याद करने की कोशिश करता है, तभी कुछ और याकुजा मेंबर्स उन्हें 10 मिलियन येन का चेक देने को बोलते हैं। दरअसल ये एक ट्रैप था ताकि उनसे पैसे निकाले जा सके। टेत्सुओ समझ जाता है कि याकुजा मेंबर्स खुद ही एक दूसरे के दुश्मन हैं और क्यूची के पास तो इतने पैसे नहीं थे, इसलिए बार का ऑनर उन्हें काम करने को बोलता है। वो दोनों एक जगह पे भेजे जाते हैं जहाँ एक याकुजा ग्रुप से पैसे लेने थे। दरअसल उन्हें अकाई 10 नामी ग्रुप से पैसे चुराने थे। क्यूची को पहले ये काम पसंद नहीं आता, लेकिन जब उसे इशारा मिलता है तो वो तेजी से पैसे चुरा लेता है। मगर तभी उनकी गाड़ी पे फायरिंग की जाती है, जिससे गाड़ी को आग लग जाती है और क्यूची जख्मी हो जाता है। टेत्सुओ से गाड़ी से निकालकर महफूज जगह पे ले जाता है। तभी कोबो और उसके मेंबर्स वहां आ जाते हैं और दोनों ग्रुप्स अब एक दूसरे के सामने थे। अब एक दूसरे ग्रुप ने उन पे हमला करने की कोशिश की, लेकिन कोबो उनको रोक लेता है और फौरन क्यूची की बॉडी से गोली निकालता है और क्यूची पे गुस्सा करने लगता है क्योंकि वो टेत्सुओ के साथ था। उन सभी को इस बात का खतरा था कि अभी होने वाली फाइट को टेत्सुओ देख चुका है, इसलिए उसका मुंह बंद करने के लिए उसकी एक वीडियो बनाई जाती है जिसमें वहाँ होने वाले कत्ल का इल्जाम वो टेत्सुओ पे लगा देते हैं, ताकि टेत्सुओ उस इंसिडेंट के बारे में किसी को भी ना बताए और साथ ही वो इस इल्जाम को केसन के अमीर पेरेंट्स से पैसा निकलवाने के लिए भी इस्तेमाल करने वाले थे। सुबह होते ही टेत्सुओ घर वापस आता है। केसन उसकी यह हालत देख के बहुत परेशान हो जाती है। वो बोलती है कि तुम्हारे दिल में जो भी छुपा है मुझे बताओ। टेत्सुओ अपनी फैमिली को इसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहता था, लेकिन थोड़ी देर झिझकने के बाद आखिरकार वो सभी कुछ केसन को बता देता है। केसन कहती है कि वो एक फैमिली है और वो उसकी मदद करेगी। टेत्सुओ से अपनी प्लानिंग के बारे में बताता है। वो कहता है कि हमें नोबुतो के जिंदा होने का फेक प्रूफ बनाना होगा। इसके लिए उसे एक शख्स की जरूरत होगी जो नोबुतो जैसा दिखता हो। इसके बाद केसन अपनी और टेत्सुओ के कॉलेज के दिनों की बात करने लगती है, जब वो एक थिएटर क्लब में काम करते थे और उनका दोस्त टबाटा हमेशा एक्टर बनने का ख्वाब देखता था। अब केसन रीका के अपार्टमेंट में उसके बाथरूम को साफ कर रही थी ताकि कत्ल के सारे सबूतों को मिटा सके। इसके बाद वो टबाटा से मिलती है और उसे अपना प्लान बताती है। टबाटा इस बात पे मान जाता है। वो बताती है कि तुम्हें बस एक ब्लॉन्ड विग पहननी होगी और एक खास एंगल से तुम्हारी वीडियो बनाई जाएगी जिसमें तुम्हारा फेस बिल्कुल भी नजर नहीं आएगा। इधर टेत्सुओ नोबुतो की सोशल मीडिया अकाउंट्स को हैक करने की कोशिश करता है, मगर वो ऐसा नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसे पासवर्ड नहीं पता था। तभी हिबिकी टेत्सुओ की मदद करती है और उसे नोबुतो का फोन देती है जो वो उसके घर पे छोड़ आया था। टेत्सुओ ईमेल चेक करता है, मगर अभी भी उसे एक और सिक्योरिटी पासवर्ड की जरूरत थी जो नोबुतो के पेट का नाम था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ना ही हिबिकी को और ना ही रीका को उसके पेट का नाम पता था। एनिमे का ये एपिसोड तो यहीं खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट में जरूर बताइए।